नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए सेकंड कक्षा के लिए मानव भूगोल विषय में मानव के आधारभूत सिद्धांतों की यहाँ विशेष रूप से चर्चा हम कर रहे हैं और इसका तृतीय भाग हम यहाँ आज चर्चा में लेंगे। आज हम जैविक शक्तियों के बारे में विशेष रूप से यहाँ हम देखते हैं। जैविक शक्तियाँ पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने में सहयोग देती हैं। पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को अलग कर देते हैं। कीड़े मकोड़े और पशु भी मिट्टी को खोदते हैं और घास फूस से चढ़ जाने के कारण धरातल का क्षरण और उसमें कटाव होता रहता है। मानव स्वयं भी वनों को नष्ट कर देता है, खनिज निकालता है, धरातल पर गड्ढों के रूप में विनाशकारी कार्य करता रहता है। इन सभी शक्तियों का क्षेत्र पृथ्वी ही होता है। यहाँ से सब शक्तियाँ एक दूसरे से संबंधित होकर कार्य करती हैं। पूर्णतः स्वतंत्र न होकर एक दूसरे से ये शक्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं। पृथ्वी के धरातल पर होने वाली सभी घटनाएं एक दूसरे के अधीन होकर ही घटती रहती हैं। सूक्ष्म निरीक्षण करने पर ही यह ज्ञात हो पाता है कि इन घटनाओं के पीछे एक क्रम बना होता है, जिससे पता लगता है कि धरातल पर पाई जाने वाली अनेक दशाओं में पारस्परिक संबंध होता है। इन सब दशाओं में संबंध स्थापित करने में योग प्रदान करता है। यह संबंध बड़ा गहरा और व्यापक होता है। फलस्वरूप सभी घटनाओं का अध्ययन क्रम के अनुसार किया जाता है और उसमें संबंध स्थापित करने वाले तथ्यों या सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है। प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थ का इतिहास क्रमबद्ध होता है, जिसमें जन्म, वृद्धि और मृत्यु तीनों ही अवस्थाएं क्रमिक रूप से परिलक्षित होती हैं। पृथ्वी की विभिन्न रचनाओं में एक विकास की पद्धति कार्य करती है और इसमें प्रत्येक का एक निश्चित जीवन इतिहास रहता है, जिसमें होकर ये क्रमबद्ध परिवर्तनों में होकर निकलती हैं। विकास की पद्धतियां क्रमशः तरुण, प्रौढ़ और वृद्धावस्था की होती हैं। विकास की ये विभिन्न पद्धतियां पर्वतों के उत्थान और नष्ट होने में समझी जा सकती हैं। भूमि का ऊंचा उठना किसी पर्वतीय प्रदेश का बाल्यकाल कहता है। ऊंचा उठकर जब वह पूर्ण ऊंचाई प्राप्त कर लेता है तो उस अवस्था को हम यौवनावस्था कहते हैं। इस अवस्था में पर्वतों में ऊंची ऊंची चोटियां, तेज ढाल, जल प्रपात और गहरी घाटियां बन जाती हैं। कालांतर में जब अनेक शक्तियों के द्वारा यह घिसकर या कटकर मैदान के रूप में धारण बन जाता है तो इसकी वृद्धावस्था कहते हैं। इस अवस्था में पुराने पर्वतों की श्रेणियां घिसकर सपाट या नीची हो जाती हैं और उनकी घाटियां बहुत चौड़ी हो जाती हैं। समय के अनुसार एक बार फिर भूगर्भीय हलचलों के कारण यह प्रदेश पुनः ऊंचा उठता है और पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार सृष्टि के हर पदार्थ में एक विकास क्रम, साइकिल ऑफ इवोल्यूशन मिलता है। चट्टान का एक छोटा टुकड़ा भी प्रारंभ में युवा अवस्था में रहता है, फिर विनाशकारी शक्तियों के सम्मुख अपनी शक्ति हारकर निश्चेष्ट बनकर मिट्टी में मिल जाता है, किंतु इसमें भी पुनर्जीवन के चिन्ह अवशेष रहते हैं। प्राप्त खनिज पदार्थ पुनः चट्टानों के बनने में योग देते हैं। इस विकास क्रम का सुंदर उदाहरण हम नदी के विकास में देख सकते हैं। अपनी तरुणा अवस्था में नदियाँ बड़ी तेज बहती हैं और इनका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा होता है, किंतु मैदान में प्रवेश करने पर वह शांत हो जाती हैं और बड़ी धीमी गति से बहती हैं और अपने अपवाह क्षेत्र में नए मैदानों का निर्माण करती हैं। यही इनकी प्रौढ़ा अवस्था होती है। जो जो यह डेल्टाई भागों की ओर बढ़ती है, इसकी गति बड़ी
मंथर हो जाती है। इसकी शक्ति के क्षीण होने का प्रमाण यहाँ जमने वाली मिट्टी से लिया जा सकता है। नदी क्षीण प्राय होकर समुद्र में गिर जाती है, यही इसकी वृद्धावस्था का सूचक होता है। वायुमंडल में भी विकास क्रम की अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। प्रातकालीन शीतलता इसकी तरणावस्था होती है। मध्याह्न इसके यौवन और संध्या काल और रात्रि इसकी वृद्धावस्थाओं को सूचित करती हैं। मध्याह्न में वायुमंडल बड़ा तप्त, अशांत और भयंकर तूफानों को जन्म देने वाला रहता है। जब दो विभिन्न स्वभाव वाली पवनें मिलती हैं तो उस संपूर्ण क्षेत्र में तूफानों का जन्म होता है। सायंकाल के समय वायुमंडल पूर्णतः शांत रहता है, यही इसकी वृद्धावस्था का द्योतक होता है। प्लायोसीन और मायोसीन युगों में मध्य एशिया की जलवायु वर्तमान की अपेक्षा काफ़ी आर्द्र थी और यह प्रदेश मानव जाति का पालना, क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी कहलाता था, किंतु अब यह पूर्णतः एक शुष्क मरुस्थल बन गया है। इसी प्रकार भारतीय मरुस्थल के स्थान पर पहले सरस्वती नदी बहने के कारण सारा प्रदेश बड़ा हरा भरा था, किंतु आज यह शुष्क प्रदेश बन गया है। प्रकृति का यह क्रम प्रत्येक पदार्थों में चलता रहता है। उदय के उपरांत अस्त और जन्म के उपरांत मरण सृष्टि का आदि नियम है। पेड़ पौधों और जीवों को भी तरणावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के जन्म मरण के चक्र में होकर के गुजरना पड़ता है। विश्व की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी अवस्था में होकर अवश्य गुजरती है। यह तथ्य इस बात को स्पष्ट करता है कि सभी वस्तुएं विकास के क्रम में होकर के निकलती हैं। इसी परिवर्तन क्रिया के अंतर्गत हमें मानव जीवन भी उपस्थित मिलता है। मानव जीवन में भी क्षण क्षण विकास और विनाश दोनों होते रहते हैं। इनका रंग रूप, आचार विचार, समाज, धर्म, व्यवसाय और संस्कृति बदलती रहती है। मानव का जन्म और मरण दोनों ही परंपरागत सत्य माना जाता है। मानव समाज के परिवर्तन का एक मुख्य कारण जनसंख्या है और जनसंख्या की वृद्धि के कारण मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन विभिन्न क्रियाओं को करता है, उन्हीं से उसकी संस्कृति और सभ्यता में वृद्धि होती है। प्रारंभ में जनसंख्या कम होने के कारण मानव की आर्थिक क्रियाएं बहुत सीमित और संस्कृति का स्तर निम्न था, किंतु जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ इन दोनों ही बातों में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समाज के अस्तित्व के लिए प्रत्येक अवसर और अवस्थाएं उत्तरदायी होती रहती हैं। मानव समाज के साथ साथ नगरों का विकास भी निश्चित अवस्थाओं के अनुसार ही होता है। शैशवावस्थाओं में नगर की नींव पड़ने लगती है, प्रौढ़ावस्था में वह पूर्ण विकसित हो जाता है और कालांतर में अनेक दशाओं के कारण उसका विनाश अवरुद्ध हो जाता है और धीरे धीरे घटने लगता है अथवा अन्यत्र वहाँ की जनसंख्या चली जाती है और नगर की वृद्धावस्था आ जाती है। प्राचीन काल के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टायरन, सिडोन, तक्षशिला, नालंदा, राजगृह आदि जो नगर हैं आदि काल कवलित हो गए हैं। उनके स्थान पर अनेक नए नगरों के जन्म ले लिया है। इस प्रकार धरातल पर विकास और विनाश की क्रियाएं सतत परिवर्तनशील रहती हैं। मानव जीवन की सारी बातें पार्थिव वस्तुओं के सदृश कभी स्थिर नहीं रहती। मनुष्य का उसके भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण से कोई एक निश्चित संबंध नहीं है। यह संबंध मानव में परिवर्तनों के फलस्वरूप बदल जाता है। मानव जीवन की सारी बातों में एक निश्चित गति होती है, अतः इसका अध्ययन अन्य धरातलीय परिवर्तनशील पदार्थों की भांति ही होना चाहिए और उस स्थान और समय का भी अध्ययन होना चाहिए जहाँ इसका जन्म हुआ है।
और फिर इसकी गति की दिशा और स्वयं के वेग का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।